दोस्तों नमस्कार। थ्योरी ऑफ डिमांड में ये हम तीसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं और इस भाग में हम मांग की लोच और मांग की परिभाषा, मांग की लोच के प्रकार तथा मांग की लोच की श्रेणियां और मांग की लोच का सूत्र तथा मांग की लोच को मापने की विधियां और मांग की लोच के निर्धारक तत्व या मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस चर्चा को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि मांग की लोच की परिभाषा क्या है। तो प्रोफेसर मार्शल ने मांग की लोच की जो परिभाषा दी है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने जो परिभाषा दी है उसे भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मार्शल की परिभाषा, मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष रूप से अधिक या कम अनुपात में परिवर्तन होता है। यानी कि मांग की लोच क्या है? मांग की लोच ये है कि बाजार में कम या अधिक होने पर, मांग की लोच बाजार में किसी वस्तु की मांग कम या अधिक होने पर वस्तु की कीमत में एक निश्चित परिवर्तन जब होता है तो उस परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में सापेक्ष रूप से उससे कम या अधिक या जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि किसी कीमत या उत्पादन पर, यानी किसी कीमत पर मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप क्रय की गई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक परिवर्तन द्वारा भाग देने से प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर इन्होंने एक सूत्र की व्याख्या कर दी है कि मांग की लोच में जो परिवर्तन होता है, कीमत में जो थोड़ा सा परिवर्तन होता है उससे क्रय की गई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक परिवर्तन द्वारा भाग देने से प्राप्त होता है। यानी इस परिभाषा से हमें ये पता चलता है कि जो मांग में अनुपातिक परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप कीमत के अनुपातिक परिवर्तन जो होता है उससे अगर भाग दे दें तो हमें मांग की लोच प्राप्त हो जाएगी। यानी कि जो कीमत जितनी बढ़ेगी और मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होगा उसे हम सूत्र रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी कि ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान क्यू और डेल्टा पी अपान पी। तो यदि जो कीमत में जो भी परिवर्तन हुआ है उसे जो पूर्व कीमत है उससे भाग देकर और जो खरीदी गई मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है और पूर्व में जो मात्रा खरीदी जाती है उससे यदि भाग दिया जाए तो हमें मांग की लोच प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे पास वस्तु की जो, इसे हम एक डायग्राम से इस प्रकार समझ सकते हैं क्योंकि ये हमारी डी रेखा यानी कि डिमांड रेखा है और यहाँ पर वस्तु की मात्रा लिख लेते हैं और यहाँ पर हम कीमत लिख लेते हैं। वस्तु की कीमत x और y। तो यानी कि यदि P कीमत इस तरह है
और P कीमत पर Q मात्राएं खरीदी जाती हैं, और यदि ये कीमत घटकर P1 हो जाती है तो खरीदी गई मात्रा बढ़कर Q1 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि कीमत P1 से बढ़कर और P हो जाती है तो खरीदी गई मात्रा Q1 से घटकर Q हो जाएगी। तो ये जो कीमत और वस्तु की मात्रा में जो संबंध है इसे मांग की लोच कहते हैं। तो इस संबंध को हम मांग की लोच के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में मांग की लोच के प्रकार जो है वो यहाँ पर 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल मांग की लोच का एक कीमत लोच का ही विशेष अध्ययन किया जाता है। तो ये 4 प्रकार ये होते हैं मांग की कीमत लोच, यानी कीमत में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। दूसरा है मांग की आय लोच, यानी कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए या आय में कमी हो जाए तब भी वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी होगी तो इसे मांग की आय लोच कहते हैं। और मांग की आड़ी लोच, यानी कि यदि किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उस वस्तु की कीमत बढ़ने से किसी दूसरी वस्तु की मांग में जो असर पड़ता है, यानी दूसरी वस्तु की जो मात्रा है वो कम या अधिक खरीदी जाती है, उसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। और ये स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं में होता है। मांग की स्थानापन्न लोच, यानी कि कोई वस्तु यदि पूर्ण स्थानापन्न है तो उस वस्तु की यदि कीमत, एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी स्थानापन्न वस्तु की जो है वो मांग बढ़ जाएगी। इसे स्थानापन्न लोच के नाम से जानते हैं। तो मांग की लोच की श्रेणियां कितनी होती हैं, इस श्रेणी के बारे में जो है बहुत अधिक पूछा जाता है और यही श्रेणी समझ में बहुत ही देर से आती है। तो मांग की श्रेणियां जो हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, यानी कि एक पूर्णतया लोचदार मांग, यानी अनंत इलास्टिसिटी होती है कि मांग जो है वो अपने आप बढ़ती और घटती रहती है। तो इस तरह से उसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। दूसरी है सापेक्ष लोचदार मांग, यानी कि इकाई से अधिक लोचदार मांग जो है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। और दूसरी है सापेक्ष बेलोचदार मांग, यानी कि इकाई से कम लोचदार मांग और इकाई लोचदार मांग, यानी कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यानी कि ये 1 के बराबर मांग होती है। दूसरी है पूर्णतया बेलोचदार मांग, यानी कि इसमें मांग जो है वो पूर्णतया बेलोचदार होती है। तो पूर्णतया लोचदार और बेलोचदार मांग में डिमांड रेखा जो है वो घूमती रहती है, यानी कि डिमांड रेखा जो ये रेखा है ये इस तरह से घूमती रहती है। तो इसे हम अलग अलग डिमांड रेखा खींचकर यहाँ पर देखते हैं। बेलोचदार मांग का जो है वो कर्व बना लेते हैं। तो इस पर है वस्तु की मात्रा और यहाँ पर वस्तु का मूल्य, और ये डिमांड रेखा जो है वो इसके एकदम पैरेलल होती है। ये डी और डी रेखा एक्स अक्ष के पैरेलल यानी कि समानांतर होती है, यानी कि कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, फिर भी जो मांगी गई मात्रा है उसमें अनंत परिवर्तन होने की संभावना होती है। तो इस तरह की जो मांग की लोच है उसे पूर्णतया मांग की लोच कहते हैं, यानी कि ये एक प्रकार की लोच है जिसे कि पूर्णतया लोचदार मांग के नाम से जानते हैं, यानी कि इस पर इलास्टिसिटी
जो है वो अनंत होती है और ये इलास्टिसिटी इतनी होती है कि मांग में यदि थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए तो वस्तु की अनंत जो है बिक्री या तो एकदम बंद ही हो जाएगी या बहुत अधिक होगी, और मांग में कतई परिवर्तन ना हो जब भी वस्तु की मांग जो है वो मांगी गई मात्रा जो है वो घटती बढ़ती रहती है। दूसरी है सापेक्ष लोचदार मांग। तो इसे हम दूसरे डायग्राम में देख लेते हैं। x और y तो वही इस पर भी वस्तु की मात्रा और यहाँ पर वस्तु का मूल्य, और ये डिमांड रेखा इस तरह की होगी। क्योंकि वस्तु में यदि P Q और Q1 यानी P से P1 पर यदि वस्तु की कीमत में थोड़ा परिवर्तन होता है तो उससे अधिक परिवर्तन उसकी मात्रा में हो जाता है। यानी कि वस्तु में यदि 1 इकाई का परिवर्तन होता है तो मांगी गई मात्रा में 1 इकाई से अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो इसे जो है मांग की लोच को लोचदार मांग कहते हैं। इसे लोचदार मांग कहते हैं। सापेक्ष रूप से ये लोचदार मांग है। और डिमांड डीडी कर्व जो है वो इस तरह से होता है। और दूसरा ये दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार है कि डिमांड कर्व ये एकदम 90 रेखा पर यहाँ से होता है, और जितनी यहाँ पर जो P और P1 तथा Q और Q1 ये जो रेखा होती है वो बराबर दूरी पर होती है। यानी कि P और P1 इक्वल टू Q और Q1 के बराबर होती है। तो इस तरह से इसे बेलोचदार मांग, इसे जो है वो लोचदार मांग यानी कि इकाई लोचदार मांग के नाम से जानते हैं। इकाई लोचदार मांग। और दूसरी स्थिति इसके बाद की बनती है जिसमें ये रेखा कुछ इस तरह से हो जाती है, जिससे कि मांग में मूल्य में जो परिवर्तन होता है वो अधिक होता है और मांगी गई मात्रा में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। तो इस तरह की जो मांग होती है उसे लोचदार मांग कहते हैं। इस तरीके की जो मांग होती है उसे जो लोच होती है उस मांग की लोच को बेलोचदार मांग कहते हैं। और एक और पोजीशन होती है जिसमें कि मांग वक्र जो है ये डीडी वक्र जो है वो एकदम सीधा होता है, यानी कि प्राइस घटता बढ़ता रहता है लेकिन मांग जो है वो उतनी ही बनी रहती है। तो दोस्तों इस तरह से बाजार का जब अध्ययन किया जाता है तो जिस तरह की मांग की लोच होती है उपभोक्ता वैसा ही व्यवहार करता है और उसी के अनुसार उत्पादक जो है वो मूल्य का निर्धारण करता है। यानी कि यदि वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक है तो उपभोक्ता उस वस्तु का प्राइस नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि यदि उस वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी मांग बहुत कम हो जाएगी। लेकिन यदि प्राइस बेलोचदार मांग है
तो वस्तु का प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। यदि वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी मांग जो है बहुत ही कम कम होगी। और यदि पूर्णतया बेलोचदार मांग है, इस तरीके की मांग है, पूर्णतया बेलोचदार मांग अगर है तो वस्तु का प्राइस उपभोग जो उत्पादक है वो अपने अनुसार निश्चित करेगा। जिस तरह से मेडिकल यानी कि जो मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, अस्पतालों की सुविधाएं वो पूर्णतया बेलोचदार होती हैं, यानी वहां पर मरीज अगर पहुंच गया तो उसे जो उस सेवा है वो लेना ही लेना है। इसलिए डॉक्टर अपने अनुसार मूल्य जो है वो निश्चित करते हैं और मर्जी चाहते हैं जितना मूल्य ले लेते हैं। यानी जितना ही बड़ा डॉक्टर होगा उसकी मांग जो है उतनी ही ज्यादा बेलोच होगी। और बेलोच मांग का असर ये होता है कि डॉक्टर जो है वो बहुत जल्दी धनी हो जाते हैं और बहुत पैसा पैदा कर लेते हैं। अस्पताल में जैसे ही कोई मरीज पहुंच जाता है तो वो उससे मर्जी चाहे जितने पैसे ले लें, क्योंकि उसकी मांग जो है वहां पर एकदम बेलोच मांग हो जाती है। तो इस तरह से जिस वस्तु की जितनी ही लोचदार मांग होगी उसका प्राइस उतना ही कम निश्चित होगा, यानी कि उत्पादन के पास में उसका मूल्य होगा। जो उत्पादन लागत होगी उस लागत के पास में उतना मूल्य होगा। और जितनी ही जैसे जैसे बेलोचदार होती चली जाएगी, यानी कि बेलोचदार जितनी ज्यादा मांग होगी उसका मूल्य जो है वो उत्पादन से उतना ही अधिक। की लोच की नापने की दो विधियां हैं, एक तो कुल आगम या व्यय रीति है और दूसरी जो है वो ज्यामितीय रीति यानी कि बिंदु रीति है। यानी कि मांग की लोच नापने की जो पहली विधि है उसे व्यय रीति के नाम से जानते हैं, यानी कि व्यय विधि। और इस व्यय विधि में ये है कि यदि वस्तु का प्राइस जो बढ़ता है तो उपभोक्ता किस तरीके का व्यवहार करता है, यानी कि वस्तु की कीमत जब बढ़ी है तो उपभोक्ता उस वस्तु पर व्यय करने वाला जो खर्च है व्यय बढ़ाता है या घटाता है, या कि व्यय जो है वो स्थिर रखता है। यदि उपभोक्ता उस वस्तु पर व्यय जो है वो स्थिर रखता है तो मांग जो है वो इकाई लोचदार होगी। और यदि व्यय कम कर लेता है तो मांग जो है वो पूर्णतया बेलोच होगी। और यदि उस पर जो है वो बढ़ा देता है मांग तो वो जैसे जैसे इसको हम यहाँ पर इस डायग्राम से समझ लेते हैं। इस तरह से ये डीडी रेखा हम यहाँ पर खींच लेते हैं और ये डीडी रेखा यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो होगा वो वस्तु जो है वो इकाई लोचदार होगी। इकाई लोचदार। और इस रेखा पर इससे ऊपर जो है वो ईडी का मान जो है वो 1 से अधिक होगा और इस रेखा पर ईडी का मान जो है वो 1 से कम होगा। यानी कि इस पर इस तरह से जो कीमत है, कीमत में जो परिवर्तन होगा तो उस पर जो है वो व्यय या तो कम कर दिया जाएगा या व्यय को बढ़ा दिया जाएगा या व्यय को स्थिर रखा जाएगा। तो इस तरह से जो पोजीशन है यहाँ पर व्यय को जो है वो स्थिर रखा जाता है और इसमें जो है वो व्यय को जो वो है वो बढ़ा दिया जाता है और यहाँ पर व्यय को जो है वो कम कर दिया जाता है। तो ये हमारी इस रीति से 3 तरीके की जो लोच है उसकी नाप हो जाती है। अगला हमारा है ज्यामितीय लोच। इसमें डिमांड रेखा
इस तरह से होती है, यानी कि ये जो है वो डी डी रेखा है और यहाँ पर मात्रा है और यहाँ पर है कीमत। तो इसके किसी भी एक बिंदु को हम लेकर और इस सूत्र में फिट करते हैं तो इससे जो मान निकलता है वो इसकी लोच का मान होगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो मांग की लोच जो होगी वो इस बिंदु से नीचे का भाग और बटे ऊपर का भाग, यानी किसी दिए हुए बिंदु से नीचे का भाग और बटे ऊपर का भाग। यानी इस रेखा में यदि कोई भी एक बिंदु ले लिया जाए और उस बिंदु से नीचे का भाग और बटे ऊपर का भाग जब हम करेंगे तो हमारी जो मांग की लोच आएगी वो हमारी इस डिमांड रेखा पर मांग की लोच का प्रकार होगा, यानी कि किस प्रकार होगी। तो दोस्तों इसमें इस रेखा के जो बीचों बीच में होगा तो यहाँ पर जो ईडी का मान जो है वो इकाई के बराबर होगा, यानी कि बीचों बीच में जो ऊपर का भाग और नीचे का भाग बराबर होगा तो जब इसे भाग करेंगे तो 1 आएगा और जैसे ही ये नीचे की तरफ जितना बढ़ता जाएगा तो वो 1 से कम होता चला जाएगा, यानी कि ये ईडी जो है वो लेस देन 1 हो जाएगी और यहाँ पर ईडी का मान जो है वो ग्रेटर देन 1 होता चला जाएगा और इस स्थान पर आकर ईडी का मान जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो मान है वो 0 हो जाएगा और यहाँ पर ईडी का मान जो है वो अनंत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये ज्यामितीय विधि से ईडी का मान निकालते हैं और किसी वस्तु की कितनी इलास्टिसिटी है उसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो इसमें बात याद रखने वाली यही है कि जो बिंदु है उससे नीचे का भाग ऊपर लिखेंगे और उससे बटे जो है वो ऊपर का भाग करेंगे। यहाँ पर जब आएंगे तो ऊपर का भाग जो है वो कुछ नहीं रहेगा, यानी कि नीचे जो है वो 0 हो जाएगा और जब किसी संख्या का 0 से भाग करते हैं तो उसका मान अनंत में आएगा, लेकिन वहीं जब 0 ऊपर होगा और सारे अंक नीचे होते हैं तो संख्या का मान 0 ही रहेगा। तो इस तरह से हम इलास्टिसिटी यानी कि मांग की लोच की माप करते हैं। तो ये हमारी 2 विधियां मांग की लोच की माप की हैं और अब हम देख लेते हैं कि मांग की लोच के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मांग की लोच के निर्धारक तत्व जो हैं वो 4 प्रकार हैं, यानी कि वस्तुगत मांग। वस्तु किस तरीके की है, बहुत ही आवश्यक वस्तु है या उस वस्तु को स्थगित कर दिया जा सकता है, यानी कि कोई वस्तु ऐसी है जिसका उपभोग स्थगित कर देंगे तो वो वस्तु जो है वो लोचदार होगी, और कोई वस्तु ऐसी है जैसे कि दवा है वो खरीदना ही खरीदना है तो उसकी मांग जो है वो उतनी ही बेलोच होती चली जाएगी। वैसे ही व्यक्तिगत तत्व भी है, यानी कि अगर उपभोक्ता की आदत बन गई है कोई वस्तु लेने की तो उसकी मांग जो है वो बेलोच हो जाएगी, जैसे कि दारू है और तंबाकू। क्योंकि लॉकडाउन में तंबाकू की कीमत जो 1 रुपए की थी वो 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए तक पुड़िया जो है वो बेची गई। तो वो इसीलिए बेची गई क्योंकि उपभोक्ता की आदत उसे खाने की थी और उसकी मांग जो है वो बेलोच होती है। तो इस बेलोच मांग की फायदा उठाकर ही लोगों ने उसे जो है वो अधिक दामों पर बेचा। वहीं जबकि सब्जी और फल जो थे उनकी मांग जो है वो लोचदार होती है, तो उस समय भी सब्जी और फल की कीमत नहीं बढ़ पाई थी और वो सस्ते में मिलती रहेंगी। तो ये मांग की लोच का ही असर था।
अगला है सामाजिक तत्व, यानी कि समाज में कुछ इस तरीके का जो धन का वितरण है वो किस तरीके का है, उस तरीके की मांग की लोच हो जाती है। यदि समाज में समान धन का वितरण है तो मांग की लोच कम होगी, और यदि असमान वितरण है तो मांग की लोच अधिक होगी। वहीं कीमत संबंधी तत्व है, यानी कि कोई वस्तु है उसकी कीमत बढ़ती है, यानी व्यापार चक्र आते हैं और मौसम के अनुसार मांग की लोच में जो कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, उस तरीके की मांग की लोच होती है। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने मांग की लोच की परिभाषा और मांग की लोच के प्रकार और मांग की लोच की जो 5 श्रेणियां हैं उनका अध्ययन किया, तथा मांग की लोच की नापने की जो 2 रीतियां हैं, यानी कि वे रीत और बिंदु रीत या ज्यामिति रीत, इनका हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों, हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते ही रहेंगे और अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धांतों के वीडियो हम अपने चैनल पर लाएंगे। तो इसके लिए आप अगर अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ शीघ्र ही। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, शब बखैर।